और उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रुद्रपुर में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल देर रात विवाद सुलझाने को लेकर हुए हमले में बाल बाल बच गए, जबकि वहां पर मौजूद एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। शुक्रवार रात करीब 10:15 बजे अलायंस गेट पर दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी बीच वहां से गुजर रहे विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीच बचाव किया तो एक व्यक्ति ने विधायक राजकुमार ठुकराल पर ही फायर कर दिया। इसमें ठुकराल तो बाल बाल बच गए, लेकिन वहां मौजूद पूर्व प्रधान भोला छावड़ा को गोली लग गई। इसे अस्पताल ले जाया गया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहले दोनों गाड़ियों का आपस में टक्कर हुई। टक्कर होने पर कहा से नहीं हुई कि विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। विधायक जी ने भी बीच के साथ काम किया। उसके बाद एक घटनाक्रम हुआ है, वीडियो में हमारे पास है और मुलजिम को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और अब बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते प्रकोप की। उत्तराखंड में कोरोना के 8,390 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 118 मरीजों की मौत हुई है और 4,771 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। वहीं राज्य में कुल एक्टिव केस 71,000 के पार पहुंच गए हैं। देहरादून में कोरोना के 3,430 नए केस सामने आए, जबकि हरिद्वार में 812, उधम सिंह नगर में 1,159, नैनीताल में 636 केस सामने आए हैं। वहीं अल्मोड़ा में 247, बागेश्वर में 237, चमोली में 175, चंपावत में 322 केस सामने आए हैं। प्रदेश में 10 मई सोमवार से 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। उत्तराखंड को कोविशील्ड की 1 लाख डोज मिली है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि वैक्सीन मिलने के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, एक तरफ सरकार विचार कर रही है पूर्ण लॉकडाउन लगाने का, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो रही है सोमवार से, क्या तैयारियां हैं? देखिए अनुपम, अभी तक जो कोविड कर्फ्यू है उसकी समय सीमा कल सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी और इसके तहत अभी तक लोगों को कुछ छूट मिल रही थी कि दिन में 12 बजे तक मार्केट खुल रहा था। जरूरी सामान की जो दुकानें थी, चाहे उसमें राशन की दुकानें हों, दूध की दुकानें, सब्जी की दुकानें हों, लेकिन जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता बनी हुई। और कल कुछ विधायकों ने भी मुलाकात की। विधायकों का साफ तौर पर कहना था कि जो अभी तक कोविड कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। रोज बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं। कल देहरादून में 3,500 से अधिक केस सामने आए, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज शाम मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों से बातचीत करने के बाद कोई ठोस फैसला ले सकते हैं। हालांकि सरकार सीधे तौर पर लॉकडाउन शब्द कहने से बच रही है, लेकिन अब जो कर्फ्यू लगेगा, जो संभावना जताई जा रही है, उसमें कंप्लीट एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यहाँ तक ये बात चली है कि अगर लोगों को सब्जियां पहुंचानी हो, जरूरी सामान पहुंचाना हो, तो मंडी समिति के जरिए मोहल्लों में सब्जियां बेचकर उसको चलाया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरी संभावना है कि कंप्लीट एक तरह से लॉकडाउन सरकार सोमवार से ले ले। इसके साथ ही सोमवार से वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा है। 18 से 44 साल के करीब 50 लाख लोगों को राज्य में ये वैक्सीन लगनी है। कल से ये शुरू हो जाएगी और इसके लिए लोगों को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन ही इस तरह की ओटीपी आएगी, जिसके बाद लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा। जी, तो क्या माना जाए सुनील, जिस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी जिस तरीके से सख्ती की गई है, उसके बाद भी पॉजिटिव केसेस की संख्या कम नहीं आ रही है, तो क्या पूर्ण लॉकडाउन ही अब एक विकल्प है? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से 26 अप्रैल से कर्फ्यू लगाने की शुरुआत की थी और ये माना जा रहा था शुरुआती दौर में कि इससे जो पॉजिटिव केसों की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, लेकिन करीब 12 से 13 दिन का समय हो गया। हम देख रहे हैं कि लगातार 26 अप्रैल के बाद भी लगातार हर रोज बढ़कर आंकड़े आ रहे हैं। सिर्फ देहरादून ही नहीं, पूरे स्टेट में गांव के गांव तक कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन विधायकों की जिनको अब अगले कुछ महीनों में चुनाव में भी जाना है।
विधायकों की स्वर में मांग है। खास कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहले इस बात को कह चुके हैं कि सरकार को वो अंतिम विकल्प आ चुका है, जब उनको कंप्लीट लॉकडाउन ले लेना चाहिए। कल करीब 5 विधायक, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी थे, वो मुख्यमंत्री से मिले। इनका भी यही कहना था कि भाई अब कंप्लीट लॉकडाउन ले लेना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो जो विधायकों से हमारी बातचीत हुई, बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील विस्तार से बता रहे थे कि सरकार यहां पर पूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले सकती है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ रावत ने उत्तराखंड में कोरोना के हालात को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी प्रकार के समारोह के आयोजन में तय सीमा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया जाए ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। इसके साथ ही कोरोना की लड़ाई में रिटायर्ड आर्मी पर्सन की भी मदद ली जाए। देहरादून में लगातार बढ़ते कोविड के आंकड़ों के मद्देनजर अब विधायक खुलकर लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। राजपुर से विधायक खजान दास का कहना है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला ले लेना चाहिए और इसको लेकर देहरादून अर्बन एरिया के 5 विधायक सीएम से मुलाकात भी कर चुके हैं। छब्बीस अप्रैल की शाम से लगा कर्फ्यू कोरोना की चेन तोड़ने में नाकाम रहा। बीते 7 दिन में करीब 49,400 नए केस सामने आए हैं और 806 मौतें हुई हैं। और इस डरावनी तस्वीर के बाद अब सरकार अगले 15 दिन के लिए करीब कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। 26 अप्रैल को सरकार ने सोचा कि शायद कर्फ्यू से कोरोना की रफ्तार रुक जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ और मई महीने की शुरुआत इतनी खराब हुई कि अब सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। 1 मई से 7 मई तक उत्तराखंड में कोरोना के करीब 49,400 केस आए हैं, जबकि 806 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि सरकार अब कंप्लीट लॉकडाउन पर विचार कर रही है और 15 दिन के प्लान के साथ नया आदेश रविवार शाम तक जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार पाबंदियां सख्त होंगी। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर पाबंदी होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों की एंट्री बंद हो सकती है। राशन की दुकानें हफ्ते में केवल 2 दिन खुलेंगी। जो जहां पर 75% ज्यादा केसेस थे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में, वहां पर हमने तत्काल इस कर्फ्यू को काफी दिनों से आप देखने लगा है। आप इंतजार करिए। सरकार, मैंने आपसे कहा कि सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार है और अगले कुछ दिनों में हम बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून देश के उन शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले ही देर हो चुकी है, जो अब भारी पड़ रही है। सरकार ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया है और हालत ये हो गई कि देश में नंबर 1 पर जो है अब उत्तराखंड राज्य चला गया है। तो स्थितियां बहुत गंभीर है और सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए और कठोर कदम, अगर लॉकडाउन भी लगाना पड़ता है उसमें लगाने में भी सरकार को हिचकना नहीं चाहिए। उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार को रोकना फिलहाल सरकार के लिए चुनौती बन गया है और संकट भी। और सरकार के पास सख्ती बढ़ाने और कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मरीजों का भी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी में कर्फ्यू के दौरान नियमों की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कर्फ्यू के दौरान लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी कर रही है। इसके साथ साथ नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में चालानी कार्रवाई की है। मास्क तो लगभग सभी लोगों ने पहने हुए थे, लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कई दुकानों में नहीं पाई गई, तो उन दुकानदारों के भी 10 चालान किए हैं। टेलीविजन, रेडियो, सोशल साइट जहां नजर डालें वहां कोरोना से जुड़ी खबरें देखने या सुनने में मिलती हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं से लेकर बच्चे बुजुर्ग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग कोरोना की खबरों को देखने के बाद परेशान होने लगे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ठीक होने के बावजूद अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। डर के हालात तो ये हैं कि कोविड की वजह से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। ऐसे में लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने लगे हैं। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोरोना की दूसरी वेव में लोग ज्यादा डरे हुए हैं।
हल्की सी खराश भी अगर हो जाती है, एक खांसी भी आ गई या एक छींक भी आ गई, तो घबराहट भर गई है उनके मन में। और वो घबराहट दूर करने में हम लोग कोशिश करते हैं ऑनलाइन उनको काउंसलिंग करने की, पर कई पेशेंट्स इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो घबराहट में बोल भी नहीं पाते हैं स्क्रीन पे ठीक से। मतलब लिटरली में ऐसे पेशेंट्स आए मेरे सामने जिनके आंसू निकल रहे हैं और कह रहे हैं हम मर जाएंगे मैम, हमें बचा लो। वही डॉक्टर लोगों को घर पर ही फिजिकल एक्टिविटी, योग और अच्छी डाइट लेने जैसे टिप्स दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कंसल्टेशन लेने वालों में 30 से 40 उम्र के लोग भी शामिल हैं। मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना सिस्टम पकड़ के रखें, 24 घंटे को प्लान करें, पैनिक ना हो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4% लोग क्रिटिकल हैं इंडिया में और 70% से ज़्यादा लोग अननेसेसरी पैनिक हो रहे हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। अपने सिस्टम को बनाएं, टाइम मैनेजमेंट को ठीक करें, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक अच्छे से प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे या टीवी पे ना देखें, अपडेट रहें। कोविड से परेशानी तो हर जगह है, लेकिन इससे घबराकर नहीं, पॉजिटिविटी के साथ लड़ने की जरूरत है। राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर में बढ़ती 6 महीने के बच्चे की कोरोना संक्रमण से मौत का मामला सामने आया है। उत्तरकाशी के द्वारिखाल के जोपनी गांव के 6 महीने के संक्रमित रेहांशु को 7 मई को गंभीर हालत में अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले सहित अस्पताल में कुल 6 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। चमोली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ सैंपलिंग बढ़ा रहा है, बल्कि अब कोरोना जांच करने वालों को स्वास्थ्य विभाग कोरोना की किट भी दी जा रही है। दरअसल जिले में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने में कई बार 4 से 6 दिन तक लग जा रहे हैं। बता दें कि जिले में आज भी कोरोना संक्रमण के 175 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 2222 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिन इलाकों में शादियां हुई हैं, वहां पर कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था कर दी है कि जो भी सैंपल के लिए आएगा, टेस्टिंग के लिए आएगा, उसको किट पकड़ाना है हमने, होम आइसोलेशन किट। अगर उसमें सिम्टम्स ना भी होते, सिम्टम्स वालों को कुछ भी दिक्कत हो रही तो उनको हम भर्ती कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की सेकेंड वेव ने सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों की चिंता को बढ़ा दिया है। एक ओर कोविड से उपजे हालात तो दूसरी ओर नजदीक आता विधानसभा चुनाव का समय। 4 साल किया जो किया, लेकिन संकट काल में क्या योगदान रहा, पब्लिक के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। गांव-गांव तक पहुंच चुके कोविड संक्रमण ने सब कुछ बदल दिया है, लोगों की प्राथमिकताएं भी और सियासत का रुख भी। 4 सालों तक अपनी अपनी विधानसभाओं में बिजली, पानी, सड़क पहुंचाने में जुटे विधायकों से जनता अब अस्पताल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, डॉक्टर्स जैसी जीवन रक्षक बेसिक सुविधाओं की मांग कर रही है। नतीजा, जो विधायक कल तक अन्य चीजों के लिए फाइलें लिए घूमते थे, वो आज अपनी अपनी विधानसभाओं में ऑक्सीजन, अस्पताल की व्यवस्था के लिए भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर हर विधायक ने एक करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं को दे दिया है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सारे विधायक जनता के बीच में हैं और लगातार काम कर रहे हैं और हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। विधायकों का कहना है कि चुनावी साल है, चुनावी साल में पहले ही काम का दबाव होता था, लेकिन कोविड संक्रमण ने इसे और चैलेंजिंग बना दिया। चुनाव का साल भी है और कोविड जिस तरह से जो है चरम सीमा पे पहुंच गया है और विधायकों को भी अपने जितनी भी उनकी ताकत क्षमता है उनके हिसाब से जनता के बीच में जाकर के जो ज़रूरतें हैं, जो मेन समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए भी काम करना है, किंतु चुनौती भरी है समस्या। अस्पताल फुल हैं, आंकड़े रफ्तार पर हैं, फिर चाहे संक्रमितों के हो या मौतों के। ऐसे में जीवन बचाने के लिए जरूरी संसाधन सबसे पहली प्राथमिकता बन गए हैं, जनता के लिए भी और जनप्रतिनिधियों के लिए भी। जो जुटा पाया वो जीत गया, जो नहीं जुटा पाया वो हार गया। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। स्वागत है। ब्रेक के बाद अगर आपको भी ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाइयां चाहिए तो ऑनलाइन खरीदते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में भी साइबर ठग सक्रिय हैं और आपदा में भी अवसर देखते हुए साइबर ठग लोगों को ठगी का शिकार बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर और देहरादून से ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जिसमें साइबर ठगों ने ऑक्सीजन दवाइयों के साथ कोविड टेस्टिंग के लिए लोगों से हजारों की ठगी को अंजाम दिया है।
आजकल की बहुत ज़्यादा साइबर क्रिमिनल जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस प्रकार के ऑनलाइन लिंक भेज रहे हैं विभिन्न टाइप के अलग अलग माध्यम से कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिल जाएगा। तो आपको किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर ना किसी लिंक पे, अनजान लिंक पे क्लिक करना है और ना ही फ़ोन के माध्यम से आपको किसी को भी एडवांस पेमेंट करना है। बाजपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हाईकोर्ट के स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के आदेश पर बयान सामने आया है। अरविंद पांडे ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और इसके लिए शासनादेश भी जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा दे रहे स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर गलत तरीके से फीस लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका 100% पालन किया जाएगा और जो आदेश है उसी के सापेक्ष शासनादेश भी है कि जो लोग ऑनलाइन, जैसे लॉकडाउन के दौरान, स्कूल बंद होने के दौरान, जो लोग अपने बच्चों को, जो संस्थाएं, जो स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, उसकी मात्र ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई फीस देगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके माध्यम से या किसी माध्यम से किसी स्कूल की शिकायत होगी तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली धाम को प्रस्थान को लेकर दोबारा बैठक होगी। बैठक में रावल भीमाशंकर लिंग प्रशासन से बात कर अंतिम निर्णय लेंगे। इसके आधार पर डोली अपने तय तिथि पर धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को ओंकारेश्वर मंदिर में प्रशासन, देवस्थानम बोर्ड और हकूकधारियों की बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित केदारनाथ कपाट खोलने को लेकर चर्चा हुई। परंपराओं के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होने देंगे। परंपरा अनुसार ही डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से निकलेगी। अपने शुभ मुहूर्त से ही डोली निकलेगी। डोली अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं जाएगी और अपने पैदल रास्ते ही केदारनाथ के लिए भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली जाएगी। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व जोशीमठ में हर साल आयोजित होने वाला तिमुंडिया पूजा मेला शनिवार को कोरोना संक्रमण के चलते सादगी के साथ संपन्न हो गया। हर साल इस मेले पर जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते जहां मंदिर परिसर से बाहर के लोगों का आना मना था, मुख्य पुजारी ने वीर तिमुंडिया की पूजा अर्चना की। बताते चलें कि हर साल भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व तिमुंडिया वीर की पूजा की जाती है। नैनीताल में शनिवार को बारिश हुई है। दिन के वक्त शहर में मूसलाधार बारिश हुई और जमकर ओलावृष्टि हुई है। मौसम में आए बदलाव से शहर का तापमान गिर गया और गिरावट दर्ज की गई। तो तेज बारिश के चलते नई झील के जलस्तर में सुधार हुआ है। हालांकि बदले मौसम के मिजाज के बाद शहर में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश में टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा, लेकिन कानपुर से बीजेपी के विवादास्पद विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के 25 साल के बेटे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह को ये वैक्सीन 5 दिन पहले ही 5 मई को लगाई जा चुकी है। बड़ा सवाल उठता है कि जब राज्य के 18 से 44 साल के 50 लाख लोग वैक्सीन लगने का इंतजार कर रहे हों, ऐसे में विधायक पुत्र को दून हॉस्पिटल में ये वैक्सीन पात्र न होने के बावजूद कैसे लगा दी गई। न्यूज 18 की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और सीएमओ ने अस्पताल से पूरे मामले की जानकारी मांगी है। पद्म विभूषण और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। वो पिछले 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे। देहरादून में ही एक निजी लैब में टेस्ट कराने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिलहाल उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए बेस अस्पताल कोटद्वार में बना कोविड आईसीयू सेंटर उद्घाटन के अगले दिन ही बंद हो गया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इसका लाभ अभी तक मरीजों को नहीं मिल पाया है। दरअसल इस सेंटर का बिना काम पूरी तैयारी के ही उद्घाटन कर दिया गया था। वहीं मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि टेक्निकल कारणों के चलते आईसीयू शुरू नहीं हो पाया। अगले 2-3 दिनों में ये शुरू हो जाएगा।
कर रहे हैं कि अगर आज नहीं तो कल हर हालत में मैं सोचता हूँ कल तक हमारी आईसीयू बेड तैयार, तो सब कुछ तैयार है। वो केवल एक तरह से डेमो देना है, टेक्निकली एक तरह से कि जो इंजीनियर इनका दिल्ली से आएगा वो डेमो देगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।